नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। एक बार फिर आपसे लाइव जुड़ा हूं मित्रों। एसएसआर वॉरियर, मैं आपको सैल्यूट करना चाहता हूं और आपके हर प्रयास को, मुझे ऐसा लगता है कि देश का एक एक नागरिक आपको सैल्यूट करेगा, आपकी इज्जत अफजाई करेगा और जब तक ये दुनिया रहेगी, आप लोगों का काम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। अद्भुत काम किया है एसएसआर वॉरियर ने। मैं इसके पहले कि लाइव में हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें एक बार जोड़ लेता हूं। डॉक्टर अरविंद कुशवाहा, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार। और आज मुझे मालूम है कि आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे आपके जो वर्णन होंगे वो पूरा देश देखेगा, लेकिन आज मैं देश को कुछ और बात भी दिखाना चाह रहा हूं। मित्रों, कल से एक विशियस कैंपेन शुरू हुआ है। कुछ मीडिया आउटलेट्स ने पहले तो हमारे कानूनी योद्धा को बदनाम करने की कोशिश की, बात चली नहीं, मुंह की खानी पड़ी, उनको नोटिस सर्व हुआ। फिर उसके बाद दिशा के पिता को बदनाम करने का मुहिम शुरू हुआ और अब फिर उनकी सारी चाल एक्सपोज हो गई। हम लोगों ने उन्हें पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। आज मैं आपको दिशा के पिता ने ऑन रिकॉर्ड आकर के कहा है कि हमारी पुत्री ने, हमारी बेटी ने जिस काम को अधूरा छोड़ा था, वो काम हम पूरा करेंगे। और इसके बाद मैंने दिशा के पिता सतीश साल्यान जी से बात की। मैंने उनसे यह जानने की कोशिश की कि ये जो आप बात कह रहे हैं, इसकी थोड़ी थोड़ी जानकारी तो मुझे पहले थी, लेकिन चूंकि अब आप कह रहे हैं तो ये पूरा मामला क्या है। मित्रों, उसके बाद सतीश साल्यान जी ने जो मुझे बताया वो आपकी आंखें खोल देगा। हैरत अंगेज बात है, हैरत अंगेज बात। दिशा एक विशेष अभियान में थी और एसएसआर वॉरियर के बहुत सारे लोग जो एसएसआर के साथ मिल करके एक बहुत बड़ा एक्सपोजे करने वाले थे। डॉक्टर साहब, ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूं और देश के सामने भी रख रहा हूं। एक बेहद बड़ा एक्सपोजे एसएसआर, उनके टीम के लोग और उसमें संभवतः दिशा भी शामिल थी। वो एक बहुत बड़ा स्टिंग, बहुत बड़ा एक्सपोजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने रखना चाहते थे, जिसमें बॉलीवुड का काला सच, ड्रग माफिया का काला सच, चाइल्ड ट्रैफिकिंग करने वाले का काला सच सामने लाने वाले थे। और ये सब बात इन माफियाओं को पता चल गई और उन्होंने आखिर में दिशा नहीं, सुशांत नहीं, एक एक करके 15 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। आज मैं आपके सामने एक वीडियो प्ले कर रहा हूं जिसकी पुष्टि क्यूबाइब नेटवर्क उस तरह से तो नहीं करती है, क्योंकि यह वीडियो शूट मैंने नहीं किया है, लेकिन इस वीडियो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वहां पर एक सैटेलाइट चैनल के पत्रकार भी मौजूद है। इसीलिए इस वीडियो को अपुष्ट भी नहीं कहा जा सकता है। ये 29 मिनट का वीडियो है, लेकिन मैं आपको इसका थोड़ा सा अंश आपको दिखाना चाहता हूं कि ये वीडियो है क्या।
पहले आप इस वीडियो को देखिए। मुझे मालूम है कि हमारे जो एसएसआर वॉरियर हैं, उन्होंने इस वीडियो को पहले भी देखा होगा, लेकिन आज मैं पूरे देश के सामने इस वीडियो को रख रहा हूं, जिससे देशवासियों की आंखें खुलेंगी और ऐसी खुलेंगी कि मिड डे जैसे अखबार के ऊपर एक ऐसा तमाचा होगा जो शायद वो जिंदगी भर वो गलती नहीं करेंगे जो उन्होंने कल किया है। उसके ऊपर भी आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूं। वीडियो प्ले कीजिए। इसको पहले आप वेटेड बनाइए, जो सामने है ना, इसको भारी भारी हो गया। और नीचे फोन कर दीजिए। या फिर उनके फ्रेंड है, उनको पता है कि टीम एसएसआर क्या है। टीम एसएसआर एक ऐसी टीम बनी थी जो सुशांत मिलकर उनके साथ काम करने वाले थे, उनके साथ अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे बहुत लोगों के साथ। उनको बहुत सारी जानकारियां पता थी और एक एक करके सभी लोगों को मार दिया गया। ये बहुत बड़ा बात है। तो मैं आज उन सभी के बारे में आपसे अपनी जानकारियों को साझा करूंगा। मैं सबके फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगा। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। मैं हर किसी के बातों से सहमति या असहमति नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं बस अपनी रिपोर्ट को यहाँ पेश कर सकता हूँ कि मैंने जो आपकी टीम ने क्या जांच की, क्या पता चला, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशंस हैं? हमारी टीम ने जो पता किया है वो सबसे पहले ये जो हत्या हुई है, ये मनमीत ग्रेवाल, नाम के साथ फोटो यहाँ देखो। सिख पंजाबी, फोटो दिखा दीजिए। ये मनमीत ग्रेवाल, इनकी हत्या के बारे में बताया जा रहा है। ये रहने वाले पंजाब के थे और मुंबई में रह रहे थे, मुंबई में, और प्रोफेशन इनका एक्टर है और 32 वर्ष की इनकी उम्र है। खुदकुशी के बाद इनको सिक्योरिटी गार्ड ने उतारा है पंखे से, जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई गार्ड या फिर कोई आदमी उतारे अगर ऐसी कोई हत्या होती है। प्रावधान ये है कि आप पुलिस को सूचना दें और पुलिस फिर अपना ये तहकीकात करेगी और काम करेगी। और रिपोर्ट जो दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि इनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए इन्होंने आत्महत्या की। मुंबई में जो एक्टर रह रहा है उसके पास 5,000 10,000 रुपये ऐसी बात कही गई है कि नहीं थे और इसलिए इन्होंने आत्महत्या की। जबकि जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, ये इनको हत्या के लिए मजबूर किया गया है, इनको हत्या के लिए मजबूर किया गया है। और इनको बहुत सारी चीज़ें पता थी। जो सुशांत की टीम काम कर रही थी, एसएसआर टीम बनके, वो एनजीओ के लिए काम कर रही थी, तो वो इनको पता थी। तो सबसे पहला इनका निशाना बनाया गया है। अब मैं दूसरे पे, इनकी हत्या कब हुई? इनकी हत्या 15 मई को हुई, सुशांत से भी पहले। कुछ इन्फॉर्मेशन इनके पास थी जो सुशांत डिस्क्लोज करने वाले थे, उसकी इन्फॉर्मेशन इनके पास थी। अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ, जो ये है सचिन कुमार की। मैं इनका फोटो आपको दिखाता हूँ। ये सचिन कुमार, इनकी हत्या 15 मई को ही हुई। इनकी एज 42 है। फिजिकली बहुत फिट रहने वाला इंसान, हालांकि इनको अक्षय कुमार का कज़न भी कहा जाता है। मतलब लोग बताते हैं कि अक्षय कुमार के कज़न है, इनका एक रिलेशन है। इनका रिलेशन सुशांत से ऐसा था कि ये उनको गाइड करते थे उनके आगे एसएसआर टीम में जो काम होगी। तीसरा है परीक्षा मेहता। ये है परीक्षा मेहता, जो एमपी इंदौर की रहने वाली है। इंदौर से ये हैं और इनकी एज 25 साल है। प्रोफेशन एक्टर है। क्राइम पेट्रोल, मेरी दुर्गा, लाल इश्क जैसे सीरियल में इन्होंने काम किया है। और इनका सुसाइड इनके घर पे ही हुआ है इंदौर में। जब इनका सुसाइड हुआ तो इनसे पहले इन्होंने एक पोस्ट किया था कि जब आपका बहुत बड़ा सपना टूटता है तब कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती। जो मैं तैयारी कर रही थी वो सपना आज दिख नहीं रहा है मुझे। तो इनकी तैयारी जो हमने पता करा है वो ये थी कि, और ये कास्टिंग डायरेक्टर हैं जलेबी फिल्म की। उसके बाद इन्होंने काम किया है महेश भट्ट के साथ, इन्होंने काम किया है रिया चक्रवर्ती के साथ,
और वीरे दी वेडिंग में भी इन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर का रोल किया। तो रिया के बहुत अच्छे दोस्त हैं, सुशांत के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और इनका रीज़न कार एक्सीडेंट बताया जा रहा है। ये सभी आप खुद कोई भी समझदार इसे सोच सकता है कि मुंबई में ही सारे लोग एक के बाद एक का चले जाना, और उसमें ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे काम कर रहे थे। इनकी एक दोस्त हैं जो बिहार से हैं, वो भी काम कर चुकी हैं। तो हालांकि मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो भी काम कर चुके हैं इनके साथ चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे। क्या उनको भी डर है मारे जाने का? जरूर हो सकता है, क्योंकि आज जितने लोग सामने नहीं आ रहे हैं सबको कहीं ना कहीं यही डर है कि उनको मारा जा सकता है या उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उनकी हत्या हो सकती है। उनकी हत्या हो सकती है, क्योंकि जैसे कंटिन्यूसली 14-15 हत्या जो हमें पता चला है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, लेकिन आज हम इस पे ही बात करेंगे। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा दिशा साल्यान, जिसकी पड़ताल अभी चल रही है और बहुत मेन रोल है। इनके लिए मैं बताऊं कि जो मुझे भी कॉल आया था इनके फ्रेंड का, तो मैं ये भी कंफर्म करना चाहता हूं कि जो इनके फ्रेंड का कॉल आया था, दिशा के फ्रेंड का, उन्होंने भी मुझे ये कंफर्म कर दिया था उसी समय कि मैं उनका फ्रेंड बात कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप मेरी बातों को सरकार या फिर जहाँ भी अपनी टीम है उन तक पहुँचाएँ और लोगों तक पहुँचाएँ। उसके बाद उनकी तरफ से ये पोस्ट सर्कुलेट हुई जिसमें कितने लोग थे, रिपब्लिक पे मैंने जाकर बताया है, मीडिया पे जाकर मैंने, और भी अन्य मीडिया पे जाकर मैंने बताया है। इसके बाद ये सुशांत के सभी प्रोजेक्ट पे जुड़ी हुई थी। ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग का देख रही थी, सुशांत को पता था, सुशांत को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी थी। ये लड़कियों की जो यहाँ से तस्करी की जा रही थी, ड्रग की जो तस्करी की जा रही थी, उसके बारे में जानती थी। और सुशांत और इनके पास, दोनों के पास एक ड्राइव था। सुशांत के पास 8 ड्राइव था टोटल, इनके पास लगभग 3 ड्राइव था जो हमें पता चला। वो तीनों ड्राइव इनके पास से गायब है। उनमें सारा रिपोर्ट था कि कैसे लड़कियों की ड्रग्स की तस्करी की जा रही है और कैसे लोगों को इतने बुरे दलदल में धकेला जा रहा है। क्या ये लड़कियां कहाँ ट्रैफिकिंग की जा रही थी? ये लड़कियां दुबई ट्रैफिकिंग की जा रही थी, दुबई के लिए भेजी जा रही थी। इसके लिए क्या आपके पास कोई प्रमाण वगैरह कुछ है? इसके लिए जिस लड़की को भेजा जा रहा था, उस लड़की की फ्रेंड ने मुझे ये सूचना दी है। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ आपसे। उसकी फ्रेंड ने मुझे सूचना दी है और बहुत अच्छे से सूचना दी है डिटेल में, लेकिन मैं चाहूँगा कि उसका नाम तब मैं बताऊँ या फिर इन्वेस्टिगेशन टीम को भी तब बताऊँ जब उनकी सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि मैं भी नहीं चाहूँगा कि किसी पे ऐसी आँच आए दोबारा। तो उनकी दोस्त ने जो मुझे बताया है, जो सबसे करीब रही थी, मैं उनका भी अभी फ़ोटो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। स्मिथ लीजा करके एक लड़की हैं जो 19 साल की है। दिशा और इनके साथ इनको दुबई के लिए भेजा जा रहा था, और दिशा की जब हत्या हुई है तो इनकी ब्रूटली रेप हुई है पहले, फिर इनको न्यूड वे में ले जाया गया है गाड़ी से इनके घर मलाड पे, और मलाड फिर जाकर इनको फेंका गया। ये दिशा साल्यान का मैंने बताया। इसके अलावा जो हमारे पास स्मिथ लीजा करके एक लड़की है, ये सबसे बड़ी मेरे ख्याल से बात होगी और सबसे नया चेहरा और अलग चेहरा है। ये 19 साल की लड़की है। ये मलाड में रहने वाली है, मलाड की है जहाँ दिशा बिलोंग करती थी। ये दिशा की छोटी बहन जैसी, मतलब कोई ब्लड रिलेशन इनका नहीं है, लेकिन छोटी बहन जैसी है और बहुत दिनों से दिशा से कनेक्टेड है। ये सभी SSR टीम के पार्ट हैं। SSR टीम, आनंदी, ये सब एक एज के होने के कारण और इनके मतलब कह सकते हैं कि देश के प्रति कुछ अच्छा करने के कारण ये सभी सुशांत ने इनको जोड़ा था अपनी टीम में और ये काम कर रहे थे। इनकी भी मतलब हत्या हुई है, इनका रेप हुआ है, और इनके बाद इनको फैमिली भी आज इनके बारे में बताने से डर रही। मैं जानता हूँ दिशा की फैमिली भी डर रही है, ये फैमिली भी डर रही है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जैसे कि हम सब पहले एक देशभक्त हैं, भारत के नागरिक हैं, तो पहली माँ या फिर पिता होते हैं तो भारत माता है हमारी माँ, तो वो तो हमारे बच्चों के लिए न्याय लेंगे या हमारे लिए न्याय लेंगे। तो मुझे लगता है वो अब समय आ गया है कि अब सबके लिए न्याय लिया जाएगा। और इनकी हत्या जो की गई है वो मलाड में ही की गई है। इनका 11 जून को इनकी हत्या की गई है। दिशा के बाद, दिशा की जब हत्या होती है, सुशांत को पता चल जाता है कि दिशा की हत्या हुई है। इन्होंने सुशांत से कांटेक्ट किया था कि सर जो भी हो रहा है बहुत बुरा है, दिशा दीदी की हत्या हो गई है और ये बहुत इनकी सूचना दी है, उनको सिक्योर किया जाए पहले, तब फिर मैं कोशिश करूंगा इनकी सूचना दी।
उसके बाद 13 जून की बात करते हैं तो 13 जून को हमें जो बताया जा रहा है वो 14 जून सुशांत की हत्या, हालांकि 14 को नहीं हुई है, 13 को हुई है। हमने एक रिपोर्ट में बताया था कि सुशांत और आनंदी ये दोनों एक जगह ही मौजूद थे जब इनकी हत्या हुई। आनंदी सुशांत से मिलने गई थी ये सब चीज़ों को लेकर, सभी हत्याओं को लेकर उनसे डिस्कस करने को कि सर हम जो करने वाले थे, हम जो एक्सपोज करने वाले थे लोगों को, लोग हमें मारते चले जा रहे हैं, हमारी संख्या कम होते चले जा रही है, अब हमें क्या करना होगा। इस पर बात करने के लिए वो दोनों एक जगह इकट्ठा हुए थे। इसके साथ एक और लड़की थी जो नेपाल की वीरगंज की है, जिनका नाम माया बताया जाता है। वो छोटी लड़की है 15 साल की। उसका फ़ोटो मैं नहीं दे सकता क्योंकि जहाँ से मुझे पता चला है और ये उनकी तरफ से उनका फ़ोटो डिस्क्लोज करने के लिए मना किया गया है। लेकिन ये 3 हत्या हुई है 13 तारीख की रात में। 13 तारीख की रात में 9 लोग आए थे और इन तीनों को उन्होंने ब्रूटली मारा है। और आनंदी धवन भी आज हमारे बीच नहीं है, कहा भले ही जा रहा है कि वो हमारे बीच है नहीं। यानी दोनों की हत्या एक ही दिन होने की तीनों की हत्या एक वीरगंज की एक लड़की है, छोटी बच्ची 15 साल की, जो एक एनजीओ से जुड़ी हुई थी। मैं उस एनजीओ का नाम नहीं लूँगा। एनजीओ से जुड़ी हुई थी और वो वहाँ पे रह रही थी। नेपाल थोड़ा दूर होने के कारण मुंबई में रहना, और उनका अपना कोई फैमिली वैसा नहीं था, जिसके कारण वो सुशांत उनको देख रहे थे। उनका पूरा लालन पोषण जो है वो सुशांत कर रहे थे। तो ये तीनों की हत्या हुई है और तीनों निकाले गए हैं उस दिन घर से। भले ही हमें एक दिख रहे हैं कि 14 को सुशांत निकाले गए। ये सभी एसएसआर टीम के पार्ट थे। इसके बाद मैं आऊँगा स्टीव पिंटो पे, जो 15 जुलाई को ये दिशा के बारे में, ये दिशा के फ्रेंड हैं, ये दिशा के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दे रहे थे लोगों को। जानकारियाँ देने के दरमियान इनको एक कार एक्सीडेंट में मारा गया, जो सूचना मुंबई पुलिस या फिर जो भी दे रही है। मैं आज किसी पर ब्लेम लगाने नहीं आया हूँ कि आपने गलत किया है या किसी ने गलत किया है, लेकिन जिसने भी किया है वो इनकी हत्या की कर दी गई है। ये सभी एसएसआर टीम के पार्ट थे। दिशा के दोस्त होने के कारण सुशांत से कनेक्ट हुए थे। ये सुशांत के ड्रीम प्रोजेक्ट पे ये बच्चों को एजुकेशन देने के लिए काम करने वाले थे, स्टीव पिंटो। लेकिन इनकी भी हत्या कर दी गई और आज हमारे बीच ये भी नहीं। इसके बाद मैं बताऊंगा समीर बांगरा, जो आज हम फौजी गेम हमने सुना था, शायद किसी बड़े एक्टर ने लॉन्च किया था इस गेम को, और इसके साथ जो काम कर रहे थे एक विशाल नाम के युवक जो थे, वो दोनों मिलकर फौजी गेम पर काम कर रहे थे। ये पूरा माइंड जो था ये सुशांत का था कि हम फौजी गेम, हालांकि उनका नाम कुछ और था, इस गेम को बनाएंगे और इसको इंडिया में क्रिएट करेंगे, लॉन्च करेंगे। इनके गेम को प्रोजेक्ट फाइनल कर देने के बाद सुशांत को ड्राइव इन्होंने दे दिया और सुशांत के ड्राइव में ही उनकी गेम की सारी डिटेल्स रह गई। इसके बाद इनकी हत्या 14 जून को कर दी गई। ये 13 जून के बाद, जिस दिन सुशांत की हत्या बताई जाती है, उसी दिन इनकी हत्या कर दी गई। और ये भी सुशांत के टीम से कनेक्टेड थे, क्योंकि ये गेम पे काम कर रहे थे। इनका कोई हत्या कैसे हुई? इनकी हत्या कार एक्सीडेंट में हुई। ये 3 चीज़ें बस सामने निकल कर आई, सुसाइड, कार एक्सीडेंट और अमेंडमेंट टू सुसाइड। ये 3 ही एंगल है ये पूरे हत्याओं में। और ये सभी सुशांत के करीबी। इनका पोस्टमार्टम भी कूपर हॉस्पिटल में हुआ, इनका पोस्टमार्टम। और मैं बता दूं, आज मैं जितनी हत्याओं की बात कर रहा हूं उसका 70% जितनी हत्या हैं सभी का पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में हुआ। तो ये कूपर हॉस्पिटल से भी पता करने की ज़रूरत है कि जिनकी पोस्टमार्टम की गई उनकी कैसी की गई और क्या रिपोर्ट आज सामने आएगा। ठीक है, मैं अगला नाम लेना चाहूँगा। अनुपमा पाठक हैं हमारे, जो बिहार की रहने वाली हैं, और इनका ये पूर्णिया से बिलोंग करती हैं, वहीं से जहाँ से सुशांत बिलोंग करते थे। पूर्णिया की होने के कारण सुशांत और इनकी नज़दीकियाँ बढ़ी थी। ये इन्हें दी मतलब बहन कहते बुलाते थे। और इनकी हत्या की गई है 2 अगस्त को। ये बिलोंग करती थी बिहार के पूर्णिया से। प्रोफेशन इनका एक्टर और मॉडल था। ये मुंबई में रहती थी और सुशांत के ड्रीम प्रोजेक्ट पे ये काम कर रही थी। वजह बताया गया है कि इनके पास 8,000 रुपये नहीं थे रेंट देने के लिए मुंबई में। अब ये सोचने वाली बात है, ऐसे कितने वजह बताए जाएंगे जो 5,000 और 8,000 नहीं है, और सभी इसी वजह से और इसी 2 महीने के अंदर में हत्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं लोग। सुशांत के पीछे भी वजह बताई गई थी कि वो फ्रस्ट्रेट था और उसके पास पैसे नहीं थे और उसे फिल्में नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या की। तो ये सारा तमाम मामला जो है ये उससे ही कनेक्ट जितने एक्टर और मॉडल हैं उन सब के बारे में आज यही बताया जा रहा है
कि इनके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर ये बताया जाएगा तो शायद ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी हत्या पहले कर दी गई है फिल्म नहीं मिलने के नाम पर, और उनको सुसाइड करार दे दिया गया। तो आज भी उसी एंगल पे लाने की बात इनकी प्लानिंग थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये सभी हत्याएं सामने आएंगी और मुझे पूरा उम्मीद है कि सीबीआई भी इस पर काम करेगी। हमारे पास एक और नाम है जो मैं बताना चाहूँगा, जो है समीर शर्मा का। इनका वीडियो भी वायरल हुआ था जब ये सुसाइड कर रहे थे। उन्होंने अपना एक वीडियो डाला था और बहुत प्रेशर में थे ये। इनके वहाँ जाकर, इनके यहाँ और अनुपमा पाठक जी के यहाँ, दोनों के यहाँ जाकर इनकी हत्या करवाई गई। मतलब सामने लोग खड़े हैं और इनको हत्या करने पे मजबूर किया गया है, वरना बहुत सारी चीज़ें दिखा देने, कर देने और इनको जो धमकियाँ दी गई, इनके कारण इनको मजबूर किया गया आत्महत्या करने के लिए। और मैं बताना चाहूँगा कि ये दिल्ली के रहने वाले थे। इनकी एज 42 थी। प्रोफेशन इसका एक्टर था। मुंबई में रहते थे। ये कहानी घर की में काम कर चुके हैं, जो एकता कपूर जिनको डायरेक्ट करती हैं। एक और मैंने बताया था नाम, जो एकता कपूर के शो में काम कर चुके हैं, वो भी हैं। सुसाइड इनका हैंगिंग से हुआ था, पंखे में ये लटक रहे थे। और एक बहुत अच्छे एडवाइज़र थे, चूँकि ये सीनियर थे सुशांत से, और एकता कपूर के सीरियल में सुशांत भी काम कर चुके थे और ये भी काम कर चुके थे, स्टार प्लस के सीरियल में काम कर चुके थे। तो इनके साथ सुशांत की करीब महीनों से बहुत अच्छी डिस्कशन हो रही थी इन सभी को एक्सपोज करने के लिए, क्योंकि कुछ इंडस्ट्री में लोग आने के बाद बुरी तरह चले जाते हैं, लेकिन हर लोग नहीं जाते। जो लोग नहीं जाते उनकी एक टीम। आपने कहा एक्सपोज करने के लिए, तो क्या एक्सपोज करने के लिए वो ये एक्सपोज ये करने वाले थे कि जो लीजा का नाम मैंने बताया, दिशा का नाम मैंने बताया, ये सभी की जो ट्रैफिकिंग की जा रही थी, पहली चीज़। दूसरी की ड्रग का जो मामला है वो सुशांत बताने वाले थे कि ड्रग में पूरी बॉलीवुड की लगभग बहुत सारी टीम इन्वॉल्व है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग और लड़कियों की तस्करी में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ये सभी को ड्राइव में डालकर रखा गया है। मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि सुशांत के पास जो ड्राइव थे, जो हटाया गया है, उन सभी ड्राइव में इन सब की जानकारी है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और जो एक्सपोज करना चाहते थे उसका थोड़ा सा मैंने आज एक्सपोज किया है। जो सुशांत इससे पहले भी सुशांत कुछ हत्याओं के बारे में एक्सपोज करना चाहते, जो 15 मई से भी पहले की हत्या है। हमारी टीम अभी उस पर रिसर्च कर रही है, अभी पूरी तरह से उस पर नहीं पहुंच पाई है। जब पूरी तरह से उस पर भी पहुंचती है तो हम उनकी भी जानकारी देंगे। सुशांत उसके बारे में, उस हत्या के बारे में अपने ड्राइव में भी रख चुके थे उसकी सभी डिटेल और जानकारी। इसके बारे में मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये भी टीम SSR से थे। और टीम SSR जितने भी मैंने फ़ोटोज़ आपको यहाँ सभी को दिखाए, 15-14 फ़ोटो, ये सभी टीम SSR के ही लोग। मैं अगर आप चाहें तो मैं एक बार यहाँ सबको सामने रख दूँ। इसको हटा देते हैं सही बात। सुशांत डॉक्टर कुशवाहा, देखा ये एक्सपोजे? ये SSR वॉरियर कुछ तो देखे होंगे, लेकिन संभवतः देश के बहुत सारे लोग जो हैं वो इस एक्सपोजे के बाद शायद अब उनकी समझ में आ रहा होगा। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि आनंदी धवन, जिनका जिक्र किया गया है कि शी इज नॉट अलाइव, कुछ लोग लिख रहे हैं कि शी इज अलाइव एंड शी इज एक्टिव ऑन लिंक्डइन। हो सकता है। सवाल यह है कि आज जिन हत्याओं का जिक्र यहां पर किया गया है, उन हत्याओं की जांच कौन करेगा? किसको करना चाहिए? मुंबई पुलिस को करना चाहिए, सीबीआई को करना चाहिए, या किसी और को करना चाहिए? हम उनकी संज्ञान में ला रहे हैं। ये वीडियो अवेलेबल है। जिन्होंने ये अकाउंट दिया है कि दिशा और सुशांत के पहले भी मौतें हुई और दिशा और सुशांत की मृत्यु के बाद भी मौतें हुई, और वो सारे लोग SSR टीम के सदस्य के रूप में काम कर रहे थे, और जिसका जिक्र अब दिशा के पिता कर रहे हैं। दिशा के पिता कह रहे हैं कि मेरी बेटी देश के लिए काम कर रही थी और वो सुशांत के साथ मिलकर काम कर रही थी और बहुत ही गुप्त तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी, और लगभग वो अपने कंक्लूजन पर पहुंच चुकी थी।
जल्द ही वो एक्सपोज करने वाले थे। जो काम हमारी बेटी ने अधूरा छोड़ा है, या जिसको इन हत्यारों ने, इन माफियाओं ने अधूरा छोड़ने पर मजबूर कर दिया, वो काम हम पूरा करेंगे। ऑन रिकॉर्ड दिशा के पिता सतीश सालियान आकर के कह रहे हैं। अब मैं देश के सामने ये रख रहा हूं कि क्या सुशांत और दिशा दोनों राष्ट्र की सेवा कर रहे थे? अगर आपको याद नहीं हो ठीक से, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले मैंने रॉ के बहुत ही बड़े और जिम्मेदार ऑफिसर का इंटरव्यू दिखाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दुबई और मुंबई का बॉलीवुड, इसका बहुत गहरा रिश्ता हुआ है पिछले 30-35 वर्षों में। और जो अंडरवर्ल्ड जिसको आप कहते हैं या डी कंपनी कहते हैं, डी कंपनी जैसी बहुत सारी कंपनियां हो गई हैं जो अंडरवर्ल्ड के रूप में मिलके काम कर रही हैं, और वो सभी ब्लैक मनी, जो ब्लैक मनी का मतलब नकली नोट का कारोबार करते हैं, और अवैध हथियार का कारोबार करते हैं, ड्रग का कारोबार करते हैं, और इसका एक बहुत बड़ा पैरेलल इकोनॉमी है। आपको मालूम होगा कि 13,000 करोड़ का ड्रग, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, 13,000 करोड़ रुपए के मूल्य के ड्रग की बरामदगी हुई दिल्ली से, और उसमें 15 किलोग्राम ड्रग, लगभग 1,000 करोड़ से भी अधिक के वैल्यू का जो ड्रग था, वो मुंबई ले जाना था। और उसके लिए एक व्यक्ति जो मुंबई से आया था, उसे भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पहले गुजरात में 3,000 करोड़ का कहा जा रहा है ड्रग पकड़ाया था अडानी पोर्ट पे, जिसको लेकर के कि बहुत बड़ा कोहराम मचाया ये लेफ्ट लिबरल गैंग ने। लेकिन ये लेफ्ट लिबरल गैंग कभी इसका एक्सपोजे नहीं किया कि दिल्ली में जो 13,000 करोड़ का जो पकड़ाया है, ये किसका है, कहां से आया है, कौन इसको चला रहा है। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दुबई के रास्ते मुंबई में ये पूरा रैकेट चल रहा था चाइल्ड ट्रैफिकिंग का। और ये कहा जा रहा है कि दुबई में 6 रैकेट और मुंबई में पैरेलल 6 रैकेट को चलाने के लिए एक बहुत बड़ा गिरोह है जो वहां काम कर रहा था। और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बांद्रा के कैफे से लड़कियों की बरामदगी हो रही है, वो भी ट्विटर और एक्स के प्लेटफॉर्म पे उसका वीडियो काफी वायरल हुआ था कि कैसे तहखाने से लड़कियां निकल रही हैं, और जब पुलिस ने वहां पर दबिश दिया तो उनको निकाला गया। पुलिस वही चीज आपके प्रकाश में लाती है जो छिपा नहीं पाती है, बाकी जो चीज को छिपा पाती है वो छिपा ले जाती है, और परमबीर सिंह इसमें बहुत ही माहिर था। ये बात, ये जो वॉर अगेंस्ट नेशन है, ये उसका मामला है। और कल सतीश सालियान और नीलेश ओझा जी ने, खास तौर से एडवोकेट नीलेश ओझा जी ने इशारा किया है कि एक इंटरनेशनल तथाकथित चैनल के साथ मिलकर के आदित्य ठाकरे, जिसका रिश्ता अब कहा जा रहा है कि सोरोस की पूरी कम्युनिटी से है, और उसमें ये कुणाल कामरा गैंग जो है ये पूरा एक्टिव है, पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम इसमें एक्टिव है। और अभी हमारे बहुत सारे दर्शक लिख रहे हैं कि राजीव मसंद बुली करता था और डार्क आर्टिकल लिखने का काम करता था सुशांत के खिलाफ। और ये राजीव मसंद और ये जो पत्रकार हैं, जो जाने माने पत्रकार जिनकी पत्नी अभी राज्यसभा की सदस्य बनी है, जिनका नाम राडिया टेप में आया था, जिनका नाम कैश फॉर वोट में आया था, और जिनको कई बार पब्लिकली अपमानित होना पड़ा है, विदेशों में भी देश में भी, माननीय राजदीप सरदेसाई, उनका कहा जा रहा है कि उन दोनों का बड़ा अच्छा रिश्ता था। जब ये न्यूज 18 जब चैनल हुआ करता था, और आज भी है न्यूज 18, लेकिन जब अंबानी समूह ने नहीं खरीदा था और उसके प्रमोटर थे राघव बहल, तब राजीव मसिंद और
इनका बड़ा ही हॉबनॉबिंग हुआ था और ये राजीव मसंद आज भी एक्टिव था। बाद में राजीव मसंद ने कहीं पर, हमने देखा नहीं एग्जैक्टली, लेकिन उन्होंने माफी मांगी थी। ये जो हमारे दर्शक लिख रहे हैं, जो दर्शक जानकारी दे रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये बात सच है कि कुछ पत्रकारों ने सुपारी ली और पोर्ट्रे, अभी भी देखिए कि सत्यमेव जयते का नाटक चलना शुरू हुआ और कल मिड डे ने एक अलग कैंपेन शुरू किया। वो कैंपेन शुरू किया कि दिशा डिस्ट्रेस थी, डिप्रेशन में थी। क्यों? उनके पिता का कुछ दूसरा चक्कर चल रहा था और ये जो पैसा देती थी तो वो वहां पर दे देते थे। मतलब इस तरह का वीसीएस कैंपेन ये मीडिया वाले कर रहे हैं। जनता की अदालत में सारे फैक्ट्स को मैं रख रहा हूं और आपसे बढ़कर के कोई अदालत नहीं है। आप स्क्रूटनी कीजिए, आप तहकीकात कीजिए और इन पत्रकारों को मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, इन पत्रकारों को सबक तभी सिखाया जा सकता है जब आप इसे देखना, सुनना, पढ़ना छोड़ देंगे। इनके लिए यही सजा होगी। मैं हैरान हूं उस मीडिया समूह से कि किस प्रकार से ऐसे ऐसे पत्रकार को रखे हुए हैं। वो क्या करवाते हैं इनसे, क्या चाहते हैं, वो किस प्रकार का वो लाभ लेना चाहते हैं, जो इस तरह का बिल्कुल बेसलेस, निराधार कैंपेन चलाने का धंधा करते हैं। ये तो आपके पास है। अब उस धंधे को ब्लो बाय ब्लो डॉक्टर अरविंद कुशवाहा एक्सपोज करेंगे वैज्ञानिक साक्ष्यों से। डॉक्टर कुशवाहा, अब मैं आपके सामने रख रहा हूं, प्लीज अब आपका जो आज का एक्सप्लेनेशन है वो इन पत्रकारों के मुंह पर करारा तमाचा होने वाला है। डॉक्टर कुशवाहा। नमस्कार आशुतोष जी और नमस्कार हमारे जो दर्शक हैं। हम लोग आज जो मुख्य बात करेंगे वो इस जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो दिशा सालियान के ऊपर बनाई गई थी उसके बारे में बात करेंगे आज, कि जी आखिर उसके अंदर क्या लिखा है और क्या एक्सपेक्टेड होता है ऐसे केसेस में, उसमें क्या वेरिएशंस है उसके बारे में बात करेंगे। और जो इसके बारे में जो एक साइंटिफिक जो व्यू पॉइंट है वो हम लोग रखने की कोशिश करेंगे। तो राइट। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन कभी भी किया जाता है तो दो हालात में किया जाता है। पहली बात तो ये जानने के लिए आखिर जो मौत हुई वो किस कारण से हुई, यानी कि जो मौत का कारण अपरेंटली बताया जा रहा है क्या वही है या कुछ और दूसरी चीज है। जैसे कि इस केस में बताया गया था कि ये फॉल फ्रॉम हाइट है, यानी कि एक ऊंचाई से इनके गिरने से मौत हुई है। वो सुसाइड है, फेंका गया, वो एक अलग विषय वस्तु है। हम सिर्फ बात करेंगे कि ऊपर हाइट से गिरने से इनकी मौत हुई और इसके बाद जो है इसका जो है आपका पोस्टमार्टम किया जाता है कि आखिर ऊपर से गिरने से जब होगा तो उसमें क्या-क्या इंजरीज होंगी। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो हमें शेयर की गई है, जैसे कल जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, नीलेश ओझा जी ने भी और आपने भी, ये तारीख है 11 जून 2020 की। और ये सब जो वाक़ये हैं आपको याद होगा शायद, ये कोरोना के उस टाइम की जो चीज़ें हैं, जब सारी चीज़ें बंद थी, लॉकडाउन्स थे और ये सब चीज़ें चल रही थी, शायद इन सब चीज़ों के दौरान ये सब चीज़ें घटित हो रही थी। एक बहुत ही कष्ट वाली बात है कि सारी दुनिया कोरोना से लड़ रही थी और ये शायद किसी और चीज़ों से लड़ रहे थे, तो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है। अब आ जाते हैं कि 11 तारीख को इसका पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन शुरू किया गया 4:30 बजे और 5:30 बजे शाम को इसका पोस्टमार्टम जो है खत्म हो गया था, यानी 1 घंटे के अंदर ये पोस्टमार्टम कंप्लीट कर लिया गया। 60 मिनट में। 60 मिनट में, जो मतलब थोड़ा-सा मुझे कम लग रहा है, क्योंकि शायद जो भी अगर डिटेल्ड इंजरीज़ अगर आप करना चाहेंगे, क्योंकि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन का टाइम शुरू होना चाहिए जब आप बॉडी को पहली बार देखते हैं। उसके दौरान जो उसकी पूरी नोट करते हैं, पार्टिकुलर्स नोट करते हैं, वो सब उसी में आ जाएगा और उसके बाद उसका जो काट-छाँट करते हैं, आप कह लीजिए जो हम शव विच्छेदन जिसे हम बोलते हैं, अगर हम वो करते हैं, तो उसमें डिसेक्शन करते हैं और उसमें टाइम लगता है। जैसे कि खासकर
अगर हम ब्रेन को ओपन करना चाहेंगे तो उसमें एक प्रक्रिया होती है जिसमें सौ का इस्तेमाल होता है और उसमें जो आरी होती है उसके द्वारा और एक तार होते हैं उसके द्वारा उसको काटा जाता है, उसमें वक़्त लगता है। तो और उसके अलावा फिर आपको बाकी जो बॉडी है उसको भी खोल करके देखना होता है, यानी कि आपने बॉडी को सेंटर से खोलना है ऊपर से और नीचे तक और उसके बाद आपको थोरेसिक कैविटी खोलनी है, फिर आपके इंटेस्टाइन्स खोलने हैं, आपका एब्डोमेन खोलना है और इस सब में उसमें सैंपल्स भी कलेक्ट करने होते हैं, उसको नोट करना है। तो इसमें मेरे ख़्याल से थोड़ा वक़्त ज़्यादा लगना चाहिए आम तौर पर 1 अनलेस घंटे में कोई हो सकता है? बताइए, क्या ये 1 घंटे में पॉसिबल है, डॉक्टर कुशवाहा? नहीं, मैं तो इस समय को जैसे मैंने आपको बोला, मैं तो कम मानता हूँ लेकिन जो मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि आम तौर पर हिंदुस्तान में जैसे मैंने कल भी बोला था, एक पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो एक बहुत ही लचर प्रक्रिया है और इसमें बहुत ही लूप होल्स हैं और ये बहुत ही बेढंगे से की जाने वाली प्रोसीजर जिसमें बहुत अच्छे से फॉलो नहीं होते हैं और इसी कारण से ये एक बहुत बड़ा एक जो है मुद्दा बन जाता है जिससे कि पूरा केस का जो डायरेक्शन है इन्वेस्टिगेशन का और उसका कंक्लूजन का वो काफ़ी इफ़ेक्ट हो जाता है। और इसीलिए शायद पोस्टमार्टम के जो एसओपीज़ हैं वो इतने रिफाइंड अभी तक नहीं हो पाए हिंदुस्तान में और होने चाहिए, जिसमें कि ये जो लूप होल्स हैं वो कवर किए जा सकें और इसमें आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनको सॉर्ट आउट किया जा सके और उनको आगे ना हो। हमने कल ये बात करी थी। अब रिपोर्ट पे बात करते हैं सर, रिपोर्ट पे। हाँ, अब रिपोर्ट उसको पे आ बताइए। जाते हैं, हम लोग रिपोर्ट पे आ जाते हैं। तो ये 1 घंटे में तकरीबन इनको पोस्टमार्टम कंप्लीट किया गया। अब इसमें सीरियल नंबर 5 आप देखेंगे उसमें है सीरियल नंबर 5 में बोलता है कि सब्सटेंस ऑफ अकम्पनिंग रिपोर्ट फ्रॉम पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट, यानी कि जो बॉडी को लाने वाला व्यक्ति होता है या तो वो पुलिस ऑफिसर होगा या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या उसका रैप होगा, जो कि बोलता है कि इस बॉडी के ऊपर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होना है। Together with the date of death if known, supposed cause of death or reason for examination। ये इसमें देखिए कितने सारे आपके एंगल्स हैं। पहली चीज है डेट ऑफ डेथ, दूसरी चीज है सपोज्ड कॉज ऑफ डेथ यानी डेट ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ और तीसरी चीज है रीजन फॉर पोस्टमार्टम, यानी 3 मुद्दे इसमें आने चाहिए। जबकि इसके जो आगे कॉलम में जिसमें इन्होंने जो इसमें भरा है या जो इन्होंने रिपोर्ट दी है उसमें लिखा गया है मात्र एक सेंटेंस, अलेज्ड हिस्ट्री ऑफ फॉल फ्रॉम बिल्डिंग एंड इंक्वेस्ट पेपर्स। मतलब कि यहां तक कि इसमें डेट भी मेंशन नहीं है कि किस तारीख को डेथ हुई। पहली बात, सिर्फ इतना लिखा है कि एक फॉल के कारण डेथ हुई है और इंक्वेस्ट पेपर यानी कि जो पुलिस बनाती है, इंक्वेस्ट बोलते हैं उसको, जब मौत हो जाती है तो पुलिस इंक्वेस्ट बोलते हैं। तो वो पेपर्स का इसमें मेंशन है पर ये नहीं लिखा है इसमें डेट किस तारीख को डेथ हुई, नंबर 1 नहीं लिखा। नंबर 2 ये नहीं लिखा कि कॉज ऑफ डेथ एज पर द इंक्वेस्ट एज पर वो क्या है। उसमें चलो मान लेते हैं कि बिल्डिंग फॉल फ्रॉम बिल्डिंग है, चलिए ये बात कवर हो गई। लेकिन तीसरा जो है रीजन फॉर एग्जामिनेशन यानी कि रीजन फॉर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन भी इसमें मेंशन नहीं है। अब मान लेते हैं कि पुलिस लेके आई है तो वही एक रीजन हो गया कि हाँ पुलिस लेके आई है, बट जो डिटेल आना चाहिए वो इसमें इतना दिया नहीं है, देना चाहिए। बहुत ही शॉर्टकट में ये चीजें लिखी गई। पहला पॉइंट ये हो मतलब गया। रीजन लिखा ही नहीं अभी है कि रीजन क्यों कर रहे हैं। ये तो लिखना बहुत अवश्यंभावी है ना, ये तो ज़रूरी बहुत है। आवश्यक, बहुत बहुत आवश्यक 3 पॉइंट मैंने आपको बोला, इसमें डेट ऑफ डेथ होना चाहिए, सपोज्ड कॉज ऑफ डेथ होना चाहिए कि भाई आखिर इनके मुताबिक किस क्या कॉज है, क्या वो अपने आप गिर गई है, सुसाइडल जंप है या एक्सीडेंटल जंप है, एक्सीडेंटल फॉल है या होमिसाइडल किसी ने पुश करके डाला है। ये कुछ ना कुछ तो लिखना चाहिए था। और इसमें रीजन फॉर एग्जामिनेशन, रीजन जी। इसलिए कि भाई आप इसमें लिख सकते हैं चूंकि ये एक्सीडेंटल इंजरी, एक्सीडेंटल डेथ है, तो आप ये लिख सकते थे कि भाई ये हम स्थापित करना चाहते हैं कि मौत जो है वो मरने के कारण ही हुई है, ना कि किसी और कारण से। तो इसके लिए हम इसको करवाना चाहते हैं पोस्टमार्टम।
तो जैसे कि आपको पता है इस केस में पूरा कुछ और ही एंगल निकल के आ रहा है कि शायद डेथ बहुत पहले हो गई थी और फॉल शायद हुआ है या नहीं हुआ है, यही अपने आप में एक शक के दायरे में है। ये पुष्टि हो रही है ना, ये पुष्टि हो रही है ना, पहले ही लाइन से शुरू हो गई कि रीजन ऑफ पोस्टमार्टम नहीं है, कॉज ऑफ डेथ नहीं है, और जो डेट ऑफ डेथ नहीं है, डेट ऑफ डेथ। टाइम नहीं है, डेट नहीं है। हाँ, अब आगे चलिए, अब आ जाइए पेज नंबर 2 पर। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में लिखा गया है कि फीमेल 28 ईयर ओल्ड हिंदू, न्यूड बॉडी। ठीक है सर। तो जब हम न्यूड बॉडी दोनों जगह लिखा है, इसका मतलब ये है कि जब इनके पास डेथ के लिए मतलब जो लाई गई होगी बॉडी, तो वो मेरे ख्याल से पुलिस जब लेके आई होगी, तो आमतौर पर अगर कोई बंदा गिरता है, उधर से ऊपर से गिरता है, तो वो कपड़ों के साथ गिरेगा या फिर न्यूड गिरा होगा, दो में से कोई एक ही चीज हो सकती है। अगर हम ये मानते हैं कि कपड़ों के साथ गिरा है, तो कपड़ों के साथ ही आना चाहिए था उसे, इस पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए पुलिस को लाना चाहिए। तो ये मान सकते हैं कि 4 दिन बाद चूंकि पोस्टमार्टम हुआ है या 3 दिन बाद हुआ है, तो बॉडी प्रिजर्व की गई होगी किसी हॉस्पिटल में या किसी रेफ्रिजरेटर में, कहीं ना कहीं रखा गया होगा इसको। तो अगर रखा भी गया होगा तो ये शायद मेरे ख्याल से इन्होंने जो इसके कपड़े वगैरह जो रहे होंगे शुरुआत में, जब भी कभी होगा, तो वो उन्होंने पुलिस में उनको एक अलग उसका एक बनाते हैं, मतलब एविडेंस के तौर पर उसको रखा जाता है अलग से, और वो रखा गया होगा। तो वो इसमें चूंकि था नहीं, तो हम न्यूड बॉडी मान के चल रहे हैं कि भाई चूंकि ये सब उन्होंने पहले से ही इकट्ठा करके अपना एक सबूतों के तौर पर एक पेश करना होता है, शायद इसलिए वो पूरे कपड़े अपड़े, क्योंकि ये 4 दिन का गैप भी है। अगर इमीडिएटली लाया गया होता तो शायद ये कपड़े रहे होते, तो कपड़ों के ऊपर हम ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि बॉडी वॉज न्यूड। अब आ जाइए इसी में आगे पॉइंट नंबर 9 पर, स्पेशल मार्क्स ऑन द स्किन। क्या क्या सर, ये लोग कहते हैं कि न्यूड लिखा जाता है पोस्टमार्टम में, अगर न्यूड लाई जाती है, न्यूड लाई जाएगी तभी तो न्यूड लिखा जाएगा, बिना न्यूड न्यूड बॉडी लाई लाए हुए जाएगी लिखा तभी जाएगा? न्यूड लिखा, नहीं न्यूड लाई हाँ, जाएगी तभी न्यूड लिखा जाएगा, अदरवाइज बॉडी को तो जैसे आती है वैसे ही देखा जाता है कि उसने जीन्स पहना हुआ है, शर्ट पहना हुआ, टॉप पहना हुआ, क्या पहना हुआ, किस तरह का पहना है, मेंशन उसमें रहेगा ना, मेंशन रहेगा ना कि कपड़ा कौन सा है, क्या है। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए। देखिए इसमें पॉइंट नंबर 7 में है, पॉइंट नंबर 7 में कहता है कि सेक्स ऑफ द जो बॉडी लाई गई, सेक्स ऑफ द बॉडी, अपरेंट एज, रेस और कास्ट, ये आना चाहिए, और इसमें आना चाहिए डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लोथ्स एंड ऑफ ऑर्नामेंट्स ऑन द बॉडी, ये सारी चीजें आनी चाहिए। अगर बॉडी में ये चीजें होती तो वो सारी लिखी जाती हैं कि भाई ये पहना हुआ था उसने, नाक का नथनी पहना हुआ है, उससे क्या होता है कि नाक की नथनी हुई है या मान लीजिए सिंदूर लगा हुआ है, इससे ये साबित होता है कि आदमी फीमेल है, वो मैरिड है, या वो सब चीजें इससे साबित होती हैं। तो इस तरह से हम अंदाजा लगाते हैं एक तरह का, वो इसके लिए ये बहुत जरूरी हो जाते हैं ये चीजें। इस तो उस कॉलम पे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ऑर्नामेंट इसमें सिर्फ है, कपड़ा है, क्लोथ्स है, नहीं कुछ नहीं है नहीं, लिखा हुआ। कपड़ों के ऑर्नामेंट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि उसमें बॉडी में न्यूड बॉडी वर्ड यूज किया गया है, न्यूड बॉडी यानी उन्होंने कि ना डिक्लेयर उसमें कोई, की। हाँ, ना ही उसमें कोई ऑर्नामेंट्स हैं, ना ही कोई क्लोथ्स हैं, ये इसमें लिखा गया है। अब आ जाइए आप, स्पेशल मार्क्स ऑन द स्किन सच एज स्कार, टैटूइंग, malformation, peculiarities or other marks of identification, state of the teeth, तो ये सब चीजें डिटेल में आनी चाहिए थी कि जैसे कि अगर कोई मार्क्स ऑफ आइडेंटिटी है वो लिखना चाहिए, हमें कायदे से लिखना चाहिए कि ब्लैक मोल, नाक के ऊपर ब्लैक मोल है, या कान के ऊपर है, गाल के ऊपर है, या स्कार है कहीं, कोई बहुत पुराना स्कार है इंजरी का, तो ये आइडेंटिटी होती है। जैसे कि जो आइडेंटिटी मार्क्स आपके किसी आधार कार्ड में या किसी आइडेंटिटी कार्ड में जो आइडेंटिफिकेशन मार्क होते हैं उससे मैच किए जाते हैं, तो वो मेंशन होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने इसकी जगह सिर्फ इतना लिखना सफिशिएंट समझा है, बॉडी आइडेंटिफाइड। अब आइडेंटिफाइड, टोकन चेक, बस इतना वर्ड आया है, बॉडी आइडेंटिफाइड एंड टोकन चेक। बॉडी आइडेंटिफाइड बाय होम, किसने बॉडी आइडेंटिफाई की, किस आधार पर आइडेंटिफाई की, ऐसा कुछ इसमें मेंशन नहीं है। तो ये मतलब चीजें चेहरे का जो आइडेंटिफिकेशन, जिसमें आपने कहा कि मोल ऑन ये चेक और कुछ नोज भी, और एनीवेयर और एनी जैसे आपका प्रीवियस आपका
आप मान लीजिए आप ये क्लेम करते हैं कि आप आशुतोष पाठक हैं। आशुतोष पाठक के पास कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ होगा, आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड कुछ तो होगा। आप अगर अपना आधार कार्ड निकाल के देखेंगे या पैन कार्ड निकाल के देखेंगे, उसमें लिखा रहता है आइडेंटिटी मार्क्स एटलीस्ट 2, कई जगह 3 भी मांगते हैं। लेकिन आइडेंटिटी मार्क्स जो होते हैं वो एक इंडिविजुअल के स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि वो दूसरे व्यक्ति में नहीं मिल सकते। जैसे कि आपकी बायोमेट्रिक्स एकदम वो यूनिक होती है, हर एक आदमी का बायोमेट्रिक भी यूनिक होता है, उसी तरह आइडेंटिटी मार्क्स भी यूनिक माने जाते हैं। यानी कि मेरे एक जगह का तिल और दूसरा एक आइडेंटिटी मार्क्स वो एग्जैक्टली दूसरे आदमी में मिलना असंभव है। तो ये इसके लिए आइडेंटिटी मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो इसमें नहीं मेंशन है। नहीं मेंशन है, ठीक है। इतना लिखा गया है कि बॉडी आइडेंटिफाइड एंड टोकन चेक। वो अब इनकी क्या भाषा है, इसका क्या मतलब है, मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता। हो सकता है इनके यहाँ भाई ये यूज होता हो, बट इसका क्या है, किसने आइडेंटिफाई की बॉडी, ये हमें नहीं पता। या पुलिस ने आइडेंटिफाई करके दी होगी कि भाई ये दिशा सालियान है, तो इनको कायदे से पूछना चाहिए था, या इन्होंने कुछ नहीं तो नोट कर लेना चाहिए था कि ये आइडेंटिटी मार्क्स मिले, और इनका आधार कार्ड लाना चाहिए। आधार कार्ड से आप मैच करना चाहिए कि भाई ये दोनों चीजें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। और नहीं भी मिल रही हैं तो आपको जो मिल रहा है मार्क्स ऑफ आइडेंटिटी, वो आप मेंशन कर दीजिए कि भाई इस बॉडी का ये है आइडेंटिटी मार्क्स, और ये लिख दीजिए कि भाई ये जो बॉडी का आधार कार्ड या जो भी लाया गया है जिससे ये प्रूव होता है कि ये दिशा सालियान है, वो इससे मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है, वो भी मेंशन कर सकते थे अगर अब उसमें कोई वेरिएशन है तो। ठीक है। हाँ, अब तो आगे एक तो ये हो। अब आगे बढ़ते हैं। राइगर बॉर्टिस ऑब्वियसली क्योंकि 2-3 दिन बाद 3 दिन बाद शायद इसका वो हुआ है, तो प्रेजेंट है, जनरलाइज्ड है, वो सही है। एक्सटेंट एंड साइंस ऑफ डिकम्पोजिशन, नो साइंस ऑफ डिकम्पोजिशन, बिल्कुल सही है, क्योंकि बॉडी प्रिजर्व रही होगी तो शायद डिकम्पोजिशन का चांस नहीं था। बाकी जो ब्लड जमा हो जाता है डिपेंडेंट पार्ट्स में, वो इसमें मेंशन्ड है, वो आमतौर पर दिखता है ऐसी बॉडीज में, वो भी सही है। अब आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर 13 पर। ये इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर में जो है कि स्टेट ऑफ आईज, पोजीशन ऑफ टंग एंड नेचर ऑफ फ्लूइड ओजिंग फ्रॉम माउथ, नॉस्ट्रिल्स और ईयर्स। यानी कि जो चेहरे पर हम जब एग्जामिन करते हैं तो आईज को, टंग को और इनके जो मुंह को, नॉस्ट्रिल्स को और ईयर्स को देखते हैं कि वहां से कहीं से कोई किसी तरह का फ्लूइड, जैसे कि या तो ब्लड हो सकता है या कोई सलाइवा हो सकता है, मुंह से सलाइवा हो सकता है, कान से ब्लड आ सकता है, सीएसएफ लीक हो सकता है। सीएसएफ लीक जो है वो बताता है कि भाई आपका जो है बॉडी का अंदर फ्रैक्चर रहा है ब्रेन में, इसके कारण हो सकता है सीएसएफ लीक हो रहा हो। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें कि सिर्फ इतना लिखा गया है, इंजर्ड आई, माउथ सेमी क्लोज्ड। अब ये नहीं पता लग रहा है कि इंजर्ड आई और माउथ दोनों हैं। अगर दोनों हैं, इंजर्ड आई और माउथ, तो क्या इंजरीज हैं वो नहीं पता है। इंजरीज बहुत ही ढंग से मेंशन करनी होती है। इंजरी किस तरह की है, नंबर 1, किस तरह की है, मतलब कि क्या वो लेसरेटेड वुंड है, क्या वो कंट्यूजन है, क्या वो अब्रेजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साइज क्या है उस इंजरी का, उसका लोकेशन क्या है इंजरी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम पोस्टमार्टम में करते हैं। तो ये बहुत ही कह लीजिए स्केची, मैंने वर्ड यूज किया था, स्केची जो है एक तरह का, वो स्केची रिपोर्ट हो जाती है। इंजर्ड आई, माउथ सेमी क्लोज्ड। माउथ और आई सेमी क्लोज्ड होता है आमतौर पे जो डेथ्स होती हैं, पर इसमें मतलब जो इंजरीज हैं उसकी डिटेल लैकिंग है, यानी कि कमी है, इसमें नहीं मिल रही है। टंग इनसाइड ओरल कैविटी, दैट इज फाइन, मतलब टंग बाहर कई बार निकल जाती है। जब कई लोग फांसी लगा लेते हैं, जब फांसी लगाते हैं तो टंग जो है बाहर प्रोट्रूड कर जाती है बिकॉज ऑफ प्रेशर, एंड उसके ऊपर जो इकट्ठा हो जाता है, ब्लड वगैरह इकट्ठा हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप हैंगिंग या नॉन हैंगिंग का हम जब बात करते हैं ना, एंटीमॉर्टम हैंगिंग या पोस्टमार्टम हैंगिंग की हम जब बात करते हैं। दिखाई नहीं रहा है ना, ये तो दिखा रहा है कि ऊपर से कूद गई है, जिसको उसको एस्टैब्लिश करना है। अब ये दिक्कत ये, अभी आगे देखिए कितना इंटरेस्टिंग होगा। फिर इसमें लिखते हैं कि टीथ सीन फॉलन विद इन ब्रैकेट फ्रंटल। अब ये एक ऐसा लग रहा है जैसे किसी भी डॉक्टर ने तो लिखा ही नहीं है,
ये किसी भी क्लर्क ने, बाबू ने या किसी लेमैन ने लिखी हुई लैंग्वेज लगती है। टीथ सीन फॉलन विद इन ब्रैकेट फ्रंटल, यानी कि मैं जो अगर इसको मोटे तौर पे समझना चाहूं तो आगे के दांत टूटे हुए, है ना। फॉलन, फॉलन मतलब निकले हुए, निकले हुए। हाँ, तो क्या दांत निकले। थे उधर, मौजूद थे या नहीं थे, या टूटे थे, कैसे थे, वो नहीं लिखा गया। और हाँ, फ्रंटल, फ्रंटल में जो दांत होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। क्या आप सिर्फ ये इंसाइजर की बात कर रहे हैं? इंसाइजर की भी बात करते हैं। देखिए, इंसाइजर, नहीं, कैनाइन, नहीं, प्रीमोलर, आप मोलर। देखिए, आपको जब मैंने फोटो दिखाया था कल, तो वो जी, दांत निकल गया गिरने के मैं बाद, और आगे और आगे मैं और बता रहा ओठ हूँ। बहुत परफेक्ट, ओठ वैसे ही अभी है। मैं वही वही नहीं, वो ये पॉइंट पे मैं ये आने वाला था। चोरों का, ये चोर डॉक्टर, अभी नहीं, सबसे मैं पहले ये आपको डॉक्टर मिल जाएगा। हाँ, ये उसके डॉक्टर पास है ही नहीं, नहीं, आप उसके ठीक बोल रहे हैं, ये डॉक्टर ने नहीं लिखा है। हाँ, नहीं, मैं ये डॉक्टर ने तो नहीं मैं लिखा है। आपको वही, ये आने वाला था, आप इस बात पे मैं भी आने वाला था। तो हाँ, हाँ, टीथ हाँ, सीन फॉलन फ्रंटल, अगर दो दांत आगे के या दो नीचे के गए, पहली बात तो ये कि फ्रंटल नाम का कोई शब्द नहीं इस्तेमाल होता जब हम टीथ की बात कर रहे होते हैं। हम बात करते हाँ, हैं कि अपर या लोअर, दैट इज वन, क्योंकि लोअर, दो सेट होते हैं, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। और हाँ, दांतों के नाम होते हैं। पहले हम्म, जो होते हैं वो इंसाइजर कहलाते हैं, फिर एक कैनाइन आता है, फिर हाँ, प्रीमोलर आते हैं, फिर मोलर आते हैं। ठीक है सर। हाँ, 4 तरह के हाँ, दांत होते हैं, वो दोनों तरफ, राइट लेफ्ट एंड राइट अपर राइट लोअर, लेफ्ट यस, अपर लेफ्ट लोअर, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये साइंटिफिक हाँ, जो होना चाहिए डिस्क्रिप्शन, वो नहीं है। टूथ सीन फॉलन, टीथ सीन फॉलन फ्रंटल। अब एक दांत नहीं है, टीथ मतलब एक से ज्यादा। अब दो हम्म, हैं, तीन हैं, चार हैं, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इंजरी डिफाइन करेगा। इंजरी डिफाइन करेगा, क्या वो इंजरी मतलब सिंगल इंजरी, अगर सिंगल इंजरी मान लीजिए, तो अगर सामने से गिरेगा व्यक्ति तो सामने के दांत टूटेंगे। तो आगे के भी टूट सकते हैं, मतलब ऊपर के भी टूट सकते हैं, नीचे के भी टूट सकते हैं। अगर साइड में गिरेगा तो हो सकता है साइड के जाएं, सामने का ना जाए। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इससे लेकिन इम्पैक्ट ऑफ। लेकिन डॉक्टर साहब, दांत टूट जाएंगे और ऊपर का सारा हिस्सा बिल्कुल वैसा ही रहेगा, इंटेक्ट रहेगा। हाँ, हाँ, मैं वही आपको बोलने वाला, वही मैं आपको बोलने वाला था कि ये तो अगर करामात है। दांत टूटे, देखिए दांत हाँ, टूट रहे हैं, इसका मतलब हाँ, ये है कि इंजरी बहुत ग्रीवियस है, यानी सीवियर इंजरी, प्रीवियस, पहली बात। ऊपर का सारा और ये पोर्शन खत्म है, समझिए, ये टोटल वो खत्म है। सीवियर इंजरी, वो सीवियर इंजरी है। और सीवियर इंजरी ऐसे टाइम में या तो किसी ने मान लीजिए कि फॉल से अगर गिरा है, फॉल से गिरा है, तो फॉल के साथ पहले तो मुंह टूटेगा, उसके बाद दांत आएंगे ना। हाँ, पहले जबड़ा तो उबड़ा नाक सब टूट, खत्म हो जाएगा ना साहब, जब पहले ऊपर तो से नाक दांत टूटेगी निकला सर, हुआ है। हाँ, हाँ, पहले नाक टूटेगी, चिन टूटेगी, तभी तो दांत आएंगे बीच में, उसके बाद ही तो यस, आएंगे दांत। तो ये राइट, चीजें मिसिंग है इसमें। तो इसमें हाँ। ये चीज यहाँ पे राजदीप सिर्फ टीथ का सरदेसाई, दिखाया गया। राजदीप सरदेसाई, राजीव मसंद, राजदीप सरदेसाई, राजीव मसंद, आई एम टेकिंग योर नेम, राजदीप सरदेसाई एंड राजीव मसंद, आई एम टेकिंग बोथ ऑफ योर नेम ऑन एयर, लाइव, चैनल वाले, मोहर लगाने वाले। और वो एक क्राइम का बड़ा ही अपने आप को बोलता है, बड़ा इन्वेस्टिगेटिव क्राइम का क्राइम रिपोर्टर बोलता है। जरा सुनो, सुनो ध्यान से, सुनो, सुनो ध्यान से, और बिठाओ किस डॉक्टर को। और ये डॉक्टर कहां से हैं? ये डॉक्टर कहां से हैं? ये दुबई से नहीं आए हैं, कूपर हॉस्पिटल के नहीं है, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, वो डॉक्टर बता रहे हैं। बोलिए डॉक्टर साहब, आगे बोलिए, बोलते अब जाइए ये डॉक्टर साहब। देखिए, ये जो दांत के मिड बारे डे, में ये चर्चा की। मिड डे, मिड डे, मिड डे, तुम्हें नोटिस जाने वाला है, नोटिस जाने वाला है, ध्यान रखो, बोलिए। फिर आगे लिखते हैं कि ब्लड सीन फ्रॉम माउथ एंड नोज, यानी कि मुंह से और नाक से ब्लड निकल रहा था। तो ये दो ही चीजों में, एक तो लोकल इंजरी होती है, यानी कि आपको किसी ने घूसा मार दिया है सामने से, तो मुंह से और नाक से खून आ सकता है, दैट इज वन पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी इज कि अगर आपको हेड इंजरी होती है तो नाक से खून आ सकता है। नाक से खून इसलिए आता है क्योंकि ब्लड जो है अंदर से जो है टूट करके आपकी जो स्कल है वो टूटता है, तो उसमें से जो ब्लड ऊज करेगा और नाक में से आ सकता है आपको, क्योंकि ब्लड का और नाक का जो इस जगह पे जो क्रिबरी फ्रॉम प्लेट होती है, वहां पे कनेक्शन होता है, वहां से
आसानी से अगर इम्पैक्ट होता है तो टूट के निकल के बाहर आ सकता है। तो ये जो ब्लड आया है मुंह से और नाक से, ये लोकल इंजरी का भी हो सकता है और ऊपर से गिरने से भी, दोनों से संभव है। पर लोकल इंजरी मुंह का जहां तक ब्लड होता है वो अधिकतर जो है या तो लोकल इंजरी, यानी कि चाहे वो फॉल से हो या किसी ने हाथ से मारा हो, ये दोनों से संभव है। लेकिन बात ये हो जाती है कि अगर ये फॉल है, जैसा कि इसमें बताया जा रहा है, तो फॉल में कहीं और इंजरी ना होना और दो जगह से, नाक से और मुंह से खून आ जाना और मुंह एकदम इंटैक्ट रहना और लिप इंटैक्ट रहना, नोज इंटैक्ट रहना, ये संभावना नगण्य है। ये इसमें संभावना ये कि बिल्कुल इंटैक्ट रहे पूरा का पूरा और ये दोनों जगह से खून आए, ये बहुत ही मुश्किल वाला हालात है। ऐसा होना बहुत मुश्किल है। और खासकर दांत टूटेगा तो इसका मतलब ये मुंह के बल गिरा है। मुंह के बल अगर गिरा है तो इसमें चोट बहुत जबरदस्त होगी फेस के ऊपर, और फेस में ऐसे कोई चोट नहीं। ऐसे गिरता है कोई डॉक्टर साहब, ऐसे अगर कोई गिरेगा तो हो सकता है कि दांत इंटैक्ट हो जाए, लेकिन इसने तो लिख दिया है कि दांत निकल गया है, तो दांत दांत निकला है तो निकल गया। सामने से गिरा है तो हाँ, सामने से गिरा एग्जैक्टली। है, सामने से गिरा है तो तो पहले नाक ये टूटेगा। टूटना फेस फेस का बहुत ही बुरी तरह से डिफॉर्मेशन होना चाहिए था, अगर हम ये मान के खरबूजा चलते हैं कि बन जाना दांत। चाहिए था। आप अगर कहें सिंपल शब्दों में तो खरबूजे के तरह, खरबूजे को अगर आप पटकें तो पूरी तरह हाँ, से वैसे हो चिथड़े जाए। उड़ जाते हैं। इनके चिथड़े उड़ जाने चाहिए थे 14 बिल्कुल, फ्लोर बिल्कुल, से गिरने के बाद, 12 फ्लोर से गिरने के बाद। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म अभी आ जाइए, दूसरा है कि एक पॉइंट नंबर 15 है जिसमें लिखा गया है इंजरी टू एक्सटर्नल जेनाइटल्स, इंडिकेशंस ऑफ पर्जिंग। तो मतलब जैसे कि जब मरते हैं या कोई हैंगिंग या किसी कारण से आदमी जब मर जाता है तो उसके बाद एक्सक्रीटा यानी कि पेशाब या लेटरिन का अपने आप इनवॉलंटरली निकल जाना, वो आ जाता है। और इंजरी वगैरह कोई अगर इसमें है, उसमें कोई इन्होंने नो इंजरी टू जेनाइटल्स लिखा गया है, नो पर्जिंग सीन, ये दोनों चीजें उसमें नहीं पाई गई। हम्म अब आ जाइए, इंपॉर्टेंट जो है वो है, आ जाइए इंजरीज जो इन्होंने डिफाइन की है वो इंपॉर्टेंट है। सीरियल नंबर 17। अच्छा, दूसरी चीज, इससे पहले सीरियल नंबर 16 पे जाएंगे तो हम उसमें पोजीशन ऑफ लिम्ब की बात करते हैं, यानी कि जो हाथ पैर और उनकी जो जो स्थिति है वो बात की जा रही है। तो उसमें स्ट्रेट लिखा गया, ऑब्वियसली बॉडी जो है वो रखी गई होगी 2-3 दिन से और वो चली गई राइगर मोर्टिस में, तो सीधी होनी ही है। ये तो बात समझ में आती है। लेकिन सरफेस वुंड्स एंड इंजरी, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने वाली बात ये है कि जो वुंड्स डिस्क्राइब की गई हैं वो हम एक एक करके हम अभी उनको हम एग्जामिन करेंगे। सबसे पहले जो लिखा गया है, क्लियर क्लीन लेसरेटेड वुंड, CLW है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। मैं ये समझ रहा हूं कि शायद इसका मतलब यही होगा, क्लीन लेसरेटेड वुंड, यानी कि क्लीन कटी हुई वुंड, ऐसी जिसमें कि कट होता है। समझ में आया? क्लीन कट, सीन ओवर चिन, 1 by 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर गहरा, कुछ भी लिख रेडिश दिया, इरेगुलर आपके मन में एडिमेटस। है लिख दो, ये लिख दो, ये लिख तो दो। अब ये बताइए कि ये जो है किस तरह से, ये जो चिन के ऊपर है, ये जो इंजरी है, और ऊपर हमने देखा कि अपर टीथ ब्रोकन। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था ना, उन्होंने बोला था हाँ, फ्रंटल टीथ, broken है। हम्म फ्रंटल टीथ सीन फॉलन फ्रंटल। तो अगर ये है कि अगर हम ये गिरने से मान रहे हैं कि गिरने से ही इनके टीथ गिरे हैं, तो अगर गिरने से टीथ गिरेंगे तो ऑब्वियसली चिन जो है, सिर्फ इतनी छोटी सी चोट तो नहीं आएगी चिन में, यानी किसी हार्ड सरफेस पे गिरा है आदमी, हार्ड सरफेस पे गिरा है, तो चिन चिन जो है आपकी, जो इसमें सिर्फ लेसरेटेड वुंड दिख रही है, वो तो फट जानी चाहिए थी। उसका तो पूरा जो है इसकी जो चिन की जो बोन है वो बिल्कुल आपकी जो जॉ वाली बोन है वो टूट जानी चाहिए थी, अगर उस तरह से हम मानते हैं कि वो गिरने के कारण उसका दांत गिरा है। तो वो नहीं दिख रहा है, इसमें सिर्फ एक क्लीन लेसरेटेड वुंड दिखाई गई, जो कि मतलब इसके साथ जो टीथ के गिरने के साथ और उनके जो ऊपर से हाइट से गिरने के कारण मौत के साथ मैच उतना नहीं कर रहा है। अगला है ग्रेज्ड अब्रेजन सीन ओवर अपर पार्ट ऑफ चेस्ट एंड एब्डोमेन, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रेज्ड अब्रेजन, अब्रेजन का मतलब होता है खरोंच, यानी कि जब कोई चीज आपके ऊपर से
किसी तरह से कोई मटेरियल, हार्ड मटेरियल अगर आपके स्किन के कांटेक्ट में आएगा तो स्किन का ऊपर का सरफेस टूटता है क्योंकि उसके फ्रिक्शन के कारण। उसको हम अब्रेजन इंजरी बोलते हैं। आप जानते हैं अब्रेजन जैसे वो हम रेगमाल का वो होता है ना, एक आता है वो जो कागज आता है, घसीटा समझ है चले ना? जाना। हाँ हाँ, हाँ। तो वो अब्रेजन इंजरी कहलाती है। सीन ओवर अपर पार्ट ऑफ चेस्ट एंड एब्डोमेन। अब ये बताइए कि अगर चेस्ट और एब्डोमेन के ऊपर अब्रेशन हैं तो वो गिरने के कारण अब्रेशन तो नहीं आएंगे, क्यों? गिरने के कारण अब्रेशन नहीं आते, वो उसके कारण कंट्यूजन आता है। कंट्यूजन अलग इंजरी है। कंट्यूजन का मतलब है प्रेशर इंजरी। प्रेशर इंजरी होगा तो ब्लड जो है अंदर फट जाता है और अंदर बोन्स टूट जाते हैं, इसे कंट्यूजन बोलते हैं, और उसके ऊपर पूरे हेमेटोमा बन जाते हैं। ये अब्रेशन कैसे है? अगर ये फॉल का मामला है तो एक अपने आप में, अनलेस कि वो बॉडी कहीं किसी पेड़ से लटकते हुए, पेड़ों के शाखों से कहीं उसका वो रगड़ते हुए आया हो तो एक अलग बात है, बट अदरवाइज इसमें अब्रेशन सिर्फ आ जाना और किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं दिखाई देना एक बहुत मुश्किल। फिर दूसरी जगह लिख रहे हैं अब्रेडेड कंट्रूजन। पहले तो ऐसा कोई जब हम कंफ्यूजन वर्ड यूज करते हैं तो कंफ्यूजन यूज करते हैं, यानी कि दो अलग अलग चीजें होती है। एनीवे, अब्रेडेड कंफ्यूजन लिख रहे हैं ऑन लेफ्ट एल्बो, बाएं कोहनी के ऊपर बताया जा रहा है। तो इतनी हाइट से गिरने के बाद सिर्फ इतना एक कंफ्यूजन एक लेफ्ट एल्बो पे होगा और कहीं नहीं और होगा, ये भी एक अपने आप में समझने वाली बात है। फिर आता है अब्रेजन सीन ऑन लेफ्ट अपर पार्ट ऑफ थाई एंड लोअर लेग एंड नी। ये इंपॉर्टेंट। ये बताइए कि किसी भी हालात में गिरेंगे तो थाई जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया होता है सर, और उसमें आप जानेंगे कि अब्रेजन होना लोअर लेग और इसमें ये एक किस तरह से हो सकता है। हाइट से मैंने जैसे आपको बताया कि अब्रेशन और कंफ्यूजन का बेसिक अंतर आपको पता होना चाहिए, यानी कि ये कहीं ना कहीं किसी और मैकेनिज्म ऑफ डेथ की तरफ इशारा करता है, या उससे प्री मॉर्टम जो भी कुछ वो समस्याएं हुई हो वो मैं नहीं कह सकता अभी, क्योंकि हम लोगों के पास पूरे तथ्य नहीं है। लेकिन हाँ, ये अब्रेशन जो है ये इस पे एक थोड़ा सा इशारा करते हैं कि ये अपर पार्ट ऑफ थाई, लोअर लेग एंड नी में किस जगह पे है, किस साइड में है, ये नहीं लिखा। नी का सर एक होता है फ्रंट पोर्शन जहां पे कि आपकी नी कैप होती है, और नी के एक होता है पीछे वाला पोर्शन जिसे हम पॉप्लिटल एरिया बोलते हैं, और दोनों में अंतर है। क्योंकि ये देखिए इंजरीज का डिटेल ऐसे पोस्टमार्टम में लाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत जरूरी। इससे ही साबित होता है कि आखिर ये बॉडी किस हालात में गिरी है, किस साइड में गिरी है। और फॉल्स जब होते हैं तो ये किस तरह से मौत होती है कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। किस किस आदमी की हाइट, वेट क्या था, किस हाइट से गिरा, इसके बाद वो किस इम्पैक्ट जब हुआ जमीन के साथ तो वो किस एंगल पे हुआ, कौन सी साइड में हुआ, ये सब चीजें से हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, जिससे कि साबित हो सके कि ये वास्तव में डेथ जो है वो ऊपर से फॉल से ही हुई है। अभी आ जाइए आगे, हम इंजरीज को पहले हम डिफाइन कर लें। क्लीन लेसरेटेड वुंड सीन ओवर राइट हिल, यानी कि जो नेचर ऑफ इंजरीज है वो दो तरह की मेनली। क्या? एक तो अब्रेशन इंजरी है, यानी कि खरोंच वाली इंजरीज है। दूसरा चीज है क्लीन लेसरेटेड वुंड। क्लीन लेसरेटेड वुंड तब होती है जब दो तरह से, या तो शार्प हथियार से आपका वो कटा हो, या किसी प्रेशर में जब आपकी स्किन फट जाती है तो वो भी क्लीन लेसरेटेड वुंड होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब नीचे बॉडी गिरेगी, किसी जमीन के ऊपर गिरेगी, तो क्लीन वुंड रह पाना बहुत मुश्किल होता कहीं, क्योंकि उसके आसपास का कुछ ना कुछ गंदगी, मलबा, या उसके अंदर कुछ ना कुछ जाना चाहिए। एनीवे, वो तब भी हम समझ सकते हैं, लेकिन जो टाइप ऑफ वुंड है वो बहुत ही, और उनका कोई बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया कि कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, कितनी गहरी है, कहाँ पर है, उसका क्या एग्जैक्ट लोकेशन है, वो कहाँ है, वो नहीं दिया हुआ। एक अगला पॉइंट है कि वो लिखा है कि कैन यू से डेफिनेटली दैट द इंजरी शोन अगेंस्ट कॉलम नंबर 17 एंड 18, जो हम लोगों ने भी अभी डिस्क्राइब किए हैं,
क्या वो एंटीमॉर्टम है, यानी कि क्या मृत्यु से पहले हुई हैं, ना कि मृत्यु होने के बाद कर दी गई हैं? तो इसमें लिए लिखा गया है कि ये यस एंटीमॉर्टम, यानी कि जो इंजरीज हैं वो आपके मृत्यु होने से पहले, यानी कि इंजरी होने के बाद ही मृत्यु हुई है, ऐसा लिखा गया है। तो अगर फॉल में हुई है तब भी अब ये कह सकते हैं कि ये एंटीमॉर्टम है, लेकिन अगर फॉल में नहीं हुई है तो इसका मतलब या तो इनको पहले मारा गया, उसके बाद इनको रखा गया, वो जैसे कि वो एक अभी तक एक कंटेंशियस इशू है कि फॉल है भी कि नहीं है, ये भी एक अपने आप में एक सवाल बना हुआ है अभी तक। नहीं है। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 19, सीरियल नंबर 19। इसमें हेड का एग्जामिनेशन, सर का एग्जामिनेशन, इन इंजरी अंडर द स्कैल्प एंड देयर नेचर, यानी कि सर के ऊपर जो पूरा जो हमारा ये जो स्किन का पूरा कवरिंग होता है उसके हम स्कैल्प बोलते हैं। और अगर हम कहीं किसी आदमी को देखते हैं कि डंडा मारे कोई तब भी स्किन फट जाती है इसकी, आपको पता होगा। कोई अगर शार्प वेपन मारता है तब भी फट जाती है, और अगर ये प्रेशर में भी नीचे गिरता है कहीं तब भी बहुत जल्दी, जैसे मान लीजिए आपका सर ही अगर एक किसी दीवार में ही लग जाए तो वहां से खून निकलने लगता है और हेमाटोमा बन जाता है, और कई बार वो फट भी जाती है। आपको पता है, जैसे बास्केटबॉल में भी मैंने खेला हुआ, बास्केटबॉल ही अगर लग जाती है तो एकदम फट जाती है स्किन वहां से, और वहां से खून निकलने लग जाता है। तो ये कहने का मतलब है कि वहां पे जो दिया गया है वो इंजरी अंडर द स्कैल्प एंड देयर नेचर, वो नील दी गई, यानी स्कैल्प में कहीं कोई इंजरी है ही नहीं, जो कि एक ऊपर से गिरने वाले एक हार्ड सरफेस पर ऐसा संभव होगा नहीं। अगर वो फ्रैक्चर हुआ है और वो अगर सर जो है वो किसी हार्ड सरफेस के कांटेक्ट में आया है या किसी हार्ड चीज से मारा गया हो, तो स्कैल्प में इंजरी ना हो, ये संभावना बहुत कम होती है। फिर आ जाइए स्कल वॉल्ट, और उसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि लीनियर फ्रैक्चर ऑफ स्कल बोन्स with signs of infiltration staining extends to base and anterior and middle cranial fossa, meninges intact, यानी कि अंदर पूरा का पूरा आपका इंपैक्ट के कारण फ्रैक्चर हुआ है, जो कि पूरा डिस्क्राइब्ड है। फ्रैक्चर पूरी तरह से डिस्क्राइब्ड नहीं है कि आखिर कौन कौन सी बोन है। अगर आप देखेंगे स्कल, इसके कई पार्ट्स होते हैं, एक होती है फ्रंटल बोन, फिर टेम्पोरल बोन, फिर पैराइटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, ये होती हैं। तो आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि आपको कौन कौन सी स्फिनॉइड बोन होती, तो इसमें कौन सी बोन्स इन्वॉल्व है, फ्रैक्चर कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है, क्योंकि आपको खोला गया होगा, ब्रेन खोला गया होगा ना अल्टीमेटली। तो ये जो है पूरा खोला जाता है हेड इंजरी, क्योंकि मेन कॉज ऑफ डेथ इज हेड इंजरी हियर, एंड हेड इंजरी वेल डिस्क्राइब्ड क्यों नहीं की फिर आपने? हेड इंजरी को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया गया है। बहुत ही आप कह रहे हैं हेड इंजरी है, हेड इंजरी, और हेड इंजरी को जो इतना है अच्छे से डिस्क्राइब नहीं है, दिस इज कंप्लीटली अनडिस्क्राइब्ड, वेग डिस्क्रिप्शन है, यानी कि लीनियर फ्रैक्चर ऑफ स्कल बोन्स। मैं अगर ये मान के चलूं, तो अगर आपने डिफाइन नहीं किया तो हम ये मान के चलेंगे सारी बोन्स फ्रैक्चर्ड मान है कि नहीं। अगर आप लिख नहीं रहे हैं क्लियरली तो हम ये मान के चलेंगे कि लीनियर फ्रैक्चर ऑफ स्कल बोन्स मतलब सारी बोन्स में लीनियर फ्रैक्चर्स। अगर ऐसा है तो मेनिंजेस अंदर की इंटैक्ट कैसे रह जाएंगी, अंदर के जो ब्रेन की कवरिंग होती हैं वो कैसे इंटैक्ट रह जाएंगी? अगर आपके अंदर फ्रैक्चर इतना सीवियर हुआ है, आपका नाक से खून आया है, मुंह से खून आया है, तो ये सारा कैसे इंटैक्ट कैसे रह जाएगा? तो खून एस्केप करेगा कहां से? अगर मैनेजेस इंटैक्ट है तो खून एस्केप कहां से करेगा? अभी आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट, सीरियल नंबर 20 में थोरैक्स, यानी कि जब छाती का एग्जामिनेशन करते हैं उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है छाती का। अब इस छाती में लिखते हैं फ्रैक्चर मल्टीपल रिब्स विद कंट्यूज्ड इंटरकॉस्टल मसल्स। हम तो ये मान के चलते हैं, क्योंकि आपने डिफाइन नहीं किया है, इसका मतलब सारी रिब्स फ्रैक्चर्ड है। फिर पहले ऑपरेशन लिखा हुआ था, अभी कह रहा है कि ये देखिए ना, फ्रैक्चर मल्टीपल रिब्स, यानी मल्टीपल रिब्स है, क्या मतलब है? एक से ज्यादा रिब, 2 रिब भी फ्रैक्चर होती हैं और पूरी की पूरी रिब्स भी फ्रैक्चर होती हैं।
12 रिब इधर होती हैं, 12 इधर होती हैं, उसका एक हिस्सा आगे होता है और एक हिस्सा पीछे होता है। रिब्स को होल्ड करने के लिए स्टर्नम होता है और पीछे स्पाइन होती हैं। अब वो जो, अगर आपका स्टर्नम फ्रैक्चर नहीं है और रिब फ्रैक्चर्ड है और आगे गिरा है व्यक्ति, तो ये समझ में नहीं आता। दूसरी बात, फ्रैक्चर क्या पीछे की तरफ भी है या आगे की तरफ है, दोनों तरफ है, कि ये ही नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर कहाँ-कहाँ पे फ्रैक्चर है। तो कितनी बोन्स, कितनी रिब्स फ्रैक्चर्ड है, सिर्फ इतना लिखा है, फ्रैक्चर मल्टीपल रिब्स विद कंट्यूज्ड इंटरकॉस्टल मसल्स। तो कंट्यूज्ड इंटरकॉस्टल मसल तो ठीक है, वो कहीं इंपैक्ट हुआ है, चाहे वो ऐसे गिरा के मारा हो या किसी ने हाथ से तोड़ा हो, और हो सकता है जब आदमी मर जाता है तो कई बार लोग जो है सीपीआर करते हैं और उसको नहीं पता कितना दबाना है, तो उसके कारण भी फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो कितने फ्रैक्चर हैं ये नहीं पता क्या तो ये एक क्लैरिटी नहीं है कि आखिर इसमें ये जो फ्रैक्चर रिब्स हैं वो वेल डिफाइंड नहीं किया गया। अब आ जाइए आगे, पेरिटोनियल कैविटी, यानी कि जो पेट के अंदर जो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं और उसके ऑर्गन्स के बीच में एक खाली जगह होती है जिसे हम पेरिटोनियम बोलते हैं। उस पेरिटोनियम के अंदर आमतौर पर फ्लूइड बहुत कम होता है, पर थोड़ा बहुत होता है। वो इसलिए होता है जिससे कि आपस में फ्रिक्शन ऑर्गन्स का ना हो, इसलिए पेरिटोनियल फ्लूइड बोलते हैं। वो बहुत मिनिमल क्वांटिटी में रहता है और उस जो है आमतौर पर उसमें ब्लड कभी नहीं होता है। तो इसमें 1000 से 1200 सीसी यानी कि ml ब्लड विद ब्लड क्लॉट सीन इन कैविटी। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कि पेट के अंदर ब्लड इकट्ठा हुआ है। अब पेट के अंदर ब्लड इकट्ठा तभी हो सकता है जब उसका सोर्स हमारे एब्डोमेन के अंदर हो। एब्डोमेन के अंदर है, इसका मतलब या तो आपका लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन ये फटे हुए हों, या कोई और ऑर्गन जो कि एब्डोमेन में होते हैं, और भी होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि यूट्रस भी होता है, ओवरी भी होता है, बहुत सारे होते हैं। तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं बहुत सीवियर इंजरी हुई हो जिससे कि इतना ब्लड निकला, ऐसा होना चाहिए। तो वो जब हम पढ़ते हैं आगे चल करके, तो इसमें बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टोमक एंड इट कंटेन्स, वो सब दिखाया जाता है। उसमें ऐसा कहीं नहीं है, सिर्फ एक जगह पे मेंशन है कि लिवर का लेसरेशन, यानी कि छोटा सा कहीं लेसरेशन है, यानी कि उसके अंदर एक कट है, वो पाया गया है। पर वो सिर्फ लिवर का लेसरेशन के कारण इतना ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, ये मैं नहीं जानता कि कितना सही है कितना गलत है। और कमाल की बात ये कि बाकी कोई ऑर्गन्स अफेक्टेड नहीं है, ना ही स्प्लीन है, ना ही किडनी है, ना ही पैनक्रियाज। इतने ऊपर से गिरने के बाद अगर लिवर फटेगा तो बाकी के ऑर्गन्स नहीं फटेंगे, ये एक बहुत बड़ी एक बड़ी अजीब स्थिति है कि हम कैसे डिस्क्राइब करें। अब हम आ जाते हैं फ्रंटल टीथ के ऊपर, फिर बाद में आया इन्होंने फिर दोबारा से लिखा है कि बक्कल कैविटी टीथ टंग वाले में फ्रंटल टीथ फॉलन, वही जो हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। तो फेशियल इंजरी नहीं है और ये टीथ कैसे गिर गए, ये एक हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये काफी संदेहास्पद चीज नजर आती है। मतलब आप ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि ये सिर्फ एक लाइन, ये जो टीथ का और जो हेड इंजरी, जो कॉज ऑफ डेथ हेड इंजरी लिखा है, और अभी उसका हम जो आते हैं, एक बार इस बार इसको खत्म कर लें, उसके बाद हम लोग फिर इसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। हाँ हाँ हम आगे आ जाते हैं। तो बाकी जो है जितना भी है उसमें एनल स्वाब इन्होंने लिया है, वजाइनल स्वाब लिया है, ब्लड फॉर केमिकल एनालिसिस लिया है, वो सब लिया है। और बाकी लास्ट में जो ओपिनियन लिखा है, ओपिनियन एज टू प्रोबेबल कॉज ऑफ डेथ, आमतौर पर ओपिनियन हम तब तक नहीं देते हैं क्लियरली जब तक कि केमिकल एग्जामिनेशन, वजाइनल एग्जामिनेशन या दूसरे जो हमने सब चीजें हैं उसके पूरे रिजल्ट हमारे पास ना हो। तो नॉर्मली हम पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में पहला जो कॉज ऑफ डेथ दिया जाता है वो हमें दिया जाता है प्रोविजनल, जैसे कि देना चाहिए। दूसरा होता है फाइनल। अब ये इसमें जो लिखा गया है वो ये लिखा गया है, डेथ ड्यू टू हेड इंजरी विद मल्टीपल इंजरीज, कॉमा विद इन ब्रैकेट्स अननेचुरल। अब मल्टीपल इंजरीज चाहे वो गिरने से हो चाहे किसी के मारने से हो, तो अननेचुरल वैसे ही होती है। तो इसमें कुछ अलग से मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। डेथ ड्यू टू हेड इंजरी जो है वो देखने वाली है कि अगर हेड इंजरी सिर्फ डेथ का कारण है
और जो फाइंडिंग्स हैं जो हेड के, वो इसके साथ इतने हाइट से वो जस्टिफाई नहीं हो रहे हैं कि इतनी कम इंजरी जो है इतने ऊपर से गिरने से। हम मान लेते हैं कि मान लीजिए इम्पैक्ट हेड पे ना गया हो, पहले बॉडी पे चला गया, तो बॉडी में इंजरीज होने चाहिए थे, बॉडी पे इंजरीज होनी चाहिए थी। कहीं पे भी किसी लॉन्ग बोन का कोई फ्रैक्चर नहीं है, एक भी लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर नहीं है। हाथ, पैर, कंधा, दोनों आपके लेग्स, फीमर, टिबिया, फिबुला, कुछ भी नहीं है, एक भी फ्रैक्चर नहीं है। तो पोस्टमार्टम ये रिपोर्ट में कहीं भी नहीं दिखा रहा है कि लेग फ्रैक्चर है या हैंड फ्रैक्चर, ना ये सब ना कहीं नहीं है। ना ना नहीं नहीं, कहीं पे भी मेंशन नहीं, कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो अभी मैं आपको एक स्टडी के बारे में बताता हूँ। मैंने देखा कि आखिर मैं आपको एक इसमें हमने एक ऑटोप्सी स्टडी यानी कि पोस्टमार्टम स्टडी की गई है कहीं एक इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन में। वो उन्होंने क्या किया कि 140 ऐसे केसेस जो कि पोस्टमार्टम किया गया, 104 सॉरी 104 डेथ जो फॉल के कारण हुआ था, यानी कि जो ऊपर से हाइट से गिरने के कारण जो डेथ हुई थी, उनका एग्जामिनेशन किया, उसमें क्या फाइंडिंग मिली। तो इससे हमें अंदाजा लग जाएगा कि हम एक फॉल फ्रॉम हाइट में क्या एक्सपेक्ट करेंगे। तो पहली बात तो ये है बहुत कि इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आप। दर्शकों से मैं बहुत अनुरोध इम्पोर्टेंट, करूंगा बहुत कि ये पोर्शन जरूर ध्यान से देखिए, आप ध्यान से ये देखिए, जो ध्यान है से ये आर्टिकल जो है वो इसमें ये 2019 का आर्टिकल है और इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन में है, डॉक्टर नेमिन द्वारा। वो कहते हैं कि जब हम साइट ऑफ इंजरी की बात करेंगे कि साइट ऑफ इंजरी फॉल में जब होती है, तो वो जो है आपकी सबसे कॉमन एरिया जो इंजरी का होता है फॉल के बाद, वो हेड इंजरी होता है। यानी कि चाहे वो डायरेक्टली हेड पे गिरे या ना गिरे, हेड जब टकराएगा नीचे फॉल पे तो वो बहुत सीवियर, क्योंकि हेड आपको मैंने बोला कि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसीलिए इसके ऊपर इतना बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी बोन होती है जिसे स्कल बोलते हैं। लेकिन अगर वो हाइट से गिरेगा तो वो टूट जाती है, जबकि छोटे मोटे इम्पैक्ट से नहीं टूटती है, इसीलिए उसे फॉल में इंजरी हो जाती है। तो हेड जो है वो काफी सबसे कॉमनली इन्वॉल्व पार्ट होता है जब फॉल से हाइट होता है, जब आप मौत होती है। तो नंबर पे जो एरिया आता है जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है वो है पेल्विस। अगर मान लीजिए पेल्विस इसलिए है कि मान लीजिए सर पे नहीं गिरा सीधा, वो पहले बॉडी के बल गिरा, या मान लीजिए अपनी कमर के बल गिरा, है ना, होता है ना कई बार ऐसे, जब धक्का लगा आप गिरे कमर के बल गिरे तो कमर में फिर पेल्विस जाएगा आपका। तो अगर सर बचा तो पेल्विस जाएगा, पेल्विस बचा तो सर जाएगा। तो ये दोनों ऑर्गन सबसे पहले इफेक्ट होता है, क्योंकि नेचुरल मैकेनिज्म होता है जब बंदा गिरता है कि वो एक पोजीशन में जाएगा अपने आप को सेव करने के लिए। सेव करने की पोजीशन में नेचुरल जो बॉडी का जो नेचुरल रिफ्लेक्स होगा पेल्विस उसमें पे जोर या तो पड़ेगा। यस। हाँ, तो या तो वो कमर के बल गिरेगा या फिर सर के बल गिरेगा, जैसे भी जितना भी टाइम रहा हो। तो पेल्विस का भी सेकंड नंबर पे पेल्विस इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे पेल्विस की कोई इंजरी नहीं। तीसरी तीसरी जो है वो है थॉरेक्स, यानी कि आपका चेस्ट का जो इंजरीज होते हैं वो नंबर 2 होता है, नंबर 3 पे होता है। और आखिर में पैर होता है। पैर में ऑब्वियसली ज्यादा इंजरी का मतलब कि बोन्स जो इंजरीज होती है वो भी होती हैं, बट ये जो मैंने आपको बताया कि कमर का या पेल्विस का इंजरी होना चाहिए, लॉन्ग बोन का इंजरी होना चाहिए, जो कि नहीं दिखाई दिया। ये स्टडी में यही मैं पॉइंट लाना वाला था कि आपका जो है पैटर्न ऑफ इंजरीज वो फॉल के उससे कहीं बहुत ज्यादा जो मैच नहीं करता कि जो हाइट से गिरा है और जो टाइप ऑफ इंजरीज हैं। टाइप ऑफ इंजरीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब्रेशन, ज्यादातर अब्रेशन इंजरीज हैं, जो कि अब्रेशन इंजरीज फॉल में नहीं होती, कंट्यूजन इंजरीज होती हैं, क्योंकि कंट्यूजन प्रेशर के कारण होता है। और जैसे मैंने आपको बताया था, इतनी हाइट से गिरने के बाद वो जिस जिस एंगल पे भी गिरेगा, बॉडी के अंदर के बोन्स का कचूमर बन जाए। मतलब आप ऐसे कह लीजिए कि अब उसको हम जोड़ना भी चाहें तो जोड़ नहीं पाएंगे। इस तरह के फ्रैक्चर्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं कंपाउंड कम्युनेटेड, हड्डियां बाहर निकल के आ जाती हैं बॉडी से, यानी कि इतना इम्पैक्ट होता है इसके बाहर के बाद। अब तो ये डॉक्टर कुछ साहब इसमें जी ने अब आपके एक्सप्लेनेशन से ये स्पष्ट हो गया है कि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ये टोटल फर्जी है, और जो फोटोग्राफ हम लोगों ने पहले दिखा दिए हैं ऑलरेडी दिशा के, सबने देख लिए हैं।
फोटोग्राफ के हिसाब से उनका सब कुछ इंटैक्ट है। जो आई विटनेस हैं, इंक्लूडिंग सतीश साल्यान जी, दिशा के पिता और दिशा की मां, वो सारे लोग ये कंफर्म कर रहे हैं कि दिशा के बॉडी पे ऊपर से कोई चोट के निशान नहीं दिख रहे थे और उनका पैर हाथ बिल्कुल भी टूटा हुआ नहीं था। चेहरा तो हम आप सबने देखा है कि किस तरह से स्माइलिंग फेस था। और ये जो रिपोर्ट है, ये फॉल में भी, फॉल का भी, कि जंप का भी जो इसने रिपोर्ट बनाया वो भी बोगस बनाया, वो भी ढंग से नहीं बना सका। हाँ बोलिए। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहां तक इस रिपोर्ट का सवाल है सर, रिपोर्ट में कमियां जरूर हैं, ये तो मैंने आपको हाईलाइट कर दिया। लेकिन ये कहना कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से फलेशियस है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो अलेज्ड हिस्ट्री यानी पुलिस के जो उनका उनका जो व्यू पॉइंट है कि ये गिरने से हुआ, और जो उसने मेंशन भी किया है कि अलेज्ड हिस्ट्री ऑफ फॉल, वो चीजें, फॉल की हिस्ट्री और जो पोस्टमार्टम में जो फाइंडिंग्स है वो मैच नहीं कर रही। पर ये कहना, हो सकता है यही फाइंडिंग्स रही हो बहुत ज्यादा, बट मैं ये कह रहा हूं कि ये फाइंडिंग्स इसलिए आई होंगी क्योंकि फॉल नहीं था। तो मैं मिसमैच उसमें भी बहुत ज्यादा है, जो हिस्ट्री है और जो एक्चुअल फैक्ट है। तो मैं अभी सीधा सीधा ये कहना कि ये पूरी तरह से रिपोर्ट फर्जी है, हो सकता है इसमें फर्जी जो मैं बता रहा हूं, आपने जो फोटो देखे और ये जो जी रिपोर्ट्स है, ये जी नहीं है, जी ये मैं कह रहा हूं, जी। नहीं उसके नहीं, हिसाब तो से देखिए, बोगस है या नहीं है? नहीं देखिए, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि 2 दांत आगे के टूटे हुए हैं, 2 या 4 जो भी टूटे हुए हैं, उन्होंने फ्रंटल टीथ लिखा है, पूरा ज्यादा कुछ लिखा नहीं। लेकिन अगर मुंह पे कोई भी चोट का निशान नहीं है, तो ये संभावना बहुत मुश्किल होती है जब वो किसी मुश्किल होती है। मैं वही तो जो कह रहा है हूं, किसी नहीं आपने चोट के कहा ना, द्वारा। अभी आपने हवाला दिया डॉक्टर साहब, 3 चीजों का हवाला नहीं दिया नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, कि पर उसमें एक पेल्विस का ईमानदारी नहीं नहीं, इस रिपोर्ट में जो अच्छाई है वो ये है कि उन्होंने ये चीज लिख दी है, मिसमैच मिला ना, कि दांत हाँ। टूटे पर मुंह एकदम सलामत। यानी कि देख लीजिए, इसमें ऑनेस्टी आई वुड से, मैं तो ये कहूंगा कि इतनी ऑनेस्ट रिपोर्ट है कि अपने आप में सब पता लग जाएगा। मतलब दैट वे आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर ने आपका काम कर दिया, मतलब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम कर दिया कि भाई देखो बहुत हमने मदद मिलेगी। ईमानदारी से कर दिया, हाँ, ये लोग बहुत बोगस बहुत बना के मदद कुछ मिलने कर वाली है, रहे, लेकिन बहुत मदद आपको हम मिलने ऐसा वाली है चीज दे रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। जिससे आपको पकड़ लीजिएगा। जी जी जी। बहुत 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 शुक्रिया डॉक्टर साहब कि डॉक्टर ने अपनी ईमानदारी कर दी है, लेकिन इसमें इस ईमानदारी करने की वजह से डॉक्टर साहब जाएंगे जेल। ये जो काम किया है इसमें जेल जाएंगे डॉक्टर साहब, जिनको जाना चाहिए आपके हिसाब से। आप चूंकि आपके फ्रेटर्निटी से हैं, आप वो नहीं डायरेक्ट नहीं नहीं बोलेंगे। नहीं, मैं नहीं, बात वो नहीं है आशुतोष जी, बात ये है कि मैं ये देखिए, क्योंकि मैंने ना तो पोस्टमार्टम किया है, ना ही मैंने बॉडी को देखा है, तो अब ये कह हाँ, पाना पूरी तरह से संभव नहीं है कि ये जो फाइंडिंग्स लिखी गई हैं वो अपने आप में गलत। हो सकता है ये फाइंडिंग्स सही हो, लेकिन ये फाइंडिंग्स और जो हिस्ट्री है वो मैच नहीं करती। यानी कि ये कहना है कि दांत टूट गए और आपका मुंह सलामत है, ये बहुत मुश्किल है। तो अब ये, लेकिन हो सकता है किसी ने प्लास से निकाल के आपके दांत निकाल लिया, आपका मुंह तो एकदम सलामत रहेगा। चलिए, हाँ नहीं ठीक बात है। चलिए, है ना? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुशवाहा, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कुशवाहा एम्स नागपुर के प्रोफेसर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं, और उन्होंने आपकी हिस्ट्री 1 बाय 1 करके बता दिया कि जो जो बॉडी है और जो पोस्टमार्टम है उसमें कितनी डिस्क्रिपेंसीज है। और ये चीख चीख करके कह रहा है कि इसका अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होना चाहिए, खासतौर से पुलिस और उन पत्रकारों का जिन्होंने अब तक फॉल्स नैरेटिव फैलाया है और चलाया है। मित्रों, कल और एक विशेष फाइंडिंग्स के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आशुतोष को अनुमति दीजिए, लेकिन आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि इस स्टोरी को एसएसआर वॉरियर तो कर ही रहे हैं, आप सभी लोग इसको प्रधानमंत्री कार्यालय को जरूर टैग करें, होम मिनिस्ट्री को टैग करें, और महाराष्ट्र के गृह मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को जरूर टैग करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।